मैं बायदू के एक छोटे से गांव बायदू जीवंती से बिलोंग करता हूं और सामान्य से ग्रामीण पृथ्वी में मेरा जन्म हुआ है और हिंदी माध्यम से ही और मेरी आरंभिक शिक्षा हुई है। बाल मंदिर बायदू करके एक स्कूल है बायदू स्टेशन पे ही, वहाँ से मैंने 10वीं की और उसके बाद 10वीं में परसेंटेज ठीक ठाक थे, 90% अंक थे। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे प्रचलन है कि जो पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसको कहते हैं कि साइंस देनी चाहिए, आर्ट्स तो फेल होने वाले रहते हैं। तो धरने के अनुसार मैंने भी साइंस ली और दिमाग में एक भूत था कि आईआईटी करनी है, ठीक है। तो उसके बाद 11th-12th में मैंने मयूर में एडमिशन लिया। तो मयूर में 1-1.5 महीने तक मैंने मैथ्स को समझने की कोशिश की, फिजिक्स के बारे में उससे कंफर्टेबल होने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। तो 2 महीने में मैंने हाथ छोड़ दिए कि अपने बस का मामला नहीं है ये। तो मैं यहाँ से सीधा गया बायदू हाई स्कूल और वहाँ एडमिशन ले लिया। तो 2 महीने मैंने मयूर को छोड़ दिया था और उसके बाद बायदू हाई स्कूल से पापा को बोल दिया कि अपने 12th जैसे तैसे पास करनी है, उसके बाद मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा, अपने बस का मामला ये है नहीं। तो हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 1 साल तक कुछ नहीं किया, कोशिश करने की छोड़ दी थी कि मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, एकदम से हार मान ली थी। और हाई स्कूल में 10वीं में सीधे 90% थे, वहाँ से 11th में 60% पे आ गया, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। फिर ऐसा रिजल्ट देख के पिताजी को भी लगा कि चलो सरकारी स्कूल में है, इस वजह से ऐसा रिजल्ट रहा होगा, तो 12th में फिर से मयूर में एडमिशन दिलवा दिया है। तो मन में गुस्सा तो था कि 12th में आर्ट्स लेनी थी, जिद करी थी, लेकिन पिताजी माने नहीं थे। तो चलो 1 साल मैंने कहा मैथ्स को और खेलते नहीं। उसके बाद मयूर में 1 साल तक जैसे तैसे काटा और मैथ्स में मेरे नंबर थे शायद जैसे 20 और 80 का, वो 20 17 होते हैं, 80 का पेपर होता है। तो 20 में से 20 तो इन्होंने भेजे थे, लेकिन 80 में से मैं 18 नंबर लेके आया था। मैंने भी मान लिया कि चलो ये इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते। उनको आज भी लगता है कि मैंने जानबूझ के 38 नंबर लाए ताकि मुझे आर्ट्स में भेजे हो, जबकि ऐसा था नहीं, मेरी क्षमताएं इतनी थी। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर JNU जोधपुर में एडमिशन ले लिया मैन कैंपस में। फिर JNU के बारे में आपको पता ही होगा, आप आते जाते रहते होंगे, JNU कॉन्टेक्ट है। तो क्लासेस का हालत देख के मुझे लगा कि गलती कर दी, क्योंकि वहाँ आप जैसे कोई सीनियर जो फाइनल ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे थे या फिर जो PG के बच्चे थे, वो आते कि स्पोर्ट्स का कोटा नहीं आया, चलो हड़ताल है। अब वो मेरी क्लास चल रही होती, उसमें से बीच में डब्बा उठा के लेके जाते। तो ऐसे कभी कभार एक प्रोफेसर का चेहरा देखने को मिलता था, उनमें से भी उसे उठा के लेके जाते। तो फिर मुझे लगा ये इस तरह से तो मामला नहीं चलेगा। फिर 4 महीने वहाँ कॉलेज गया जैसे तैसे, और उसके बाद छोड़ के भाग आया घर पे, फिर से जैसे 11th में भाग आया था। तो चीज़ों से मेरी आदत है कि चीज़ें या तो अच्छे से हो या फिर हो ही ना, मतलब परफेक्शन की आदत है, या तो 0 या 100, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है मैं करूँगा फिर अच्छे से करूँगा, वरना छोड़ दूँगा। फिर छोड़ के यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आ गया, बाकी के यहाँ 7-8 महीने यहाँ गुजारे। तो पिताजी को लगा करेगा क्या यहाँ ऐसे बैठ के, इतना इंटेलिजेंट था बचपन में, कुछ सोचा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, यहाँ जाना है, कोई लक्ष्यहीन जयपुर में चला गया था मैं। उसके बाद महीना भर वहाँ रुका, फिर लगा कि नहीं यार ऐसे जीवन नहीं कटता है कि कोई धक्के दे दे के आपसे काम करवाए। तो उसके बाद एक कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा कि कुछ तो करते हैं। आर्ट्स में 1-2 सीनियर से बात हुई कि आर्ट्स जो फील्ड है उसमें क्या किया जा सकता है अच्छे से अच्छा, जो आदत तो रही है 0 या 100 की, तो यहाँ 100% देने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज ऐसा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आप पे कोई सवाल, एक स्प्रिंग बोर्ड करके कोचिंग है जयपुर में, बाड़मेर के दिलीप महेचा सर, तो वहाँ पे एडमिशन लिया। तो वहाँ कुछ IAS या RAS जो सेलेक्टेड थे उनसे इसी तरह के कार्यक्रम रखवाए गए थे। तो उनसे बड़ा सीखने को मिला कि हाँ ठीक है, चीज़ें की जा सकती है, ऐसा असंभव कुछ नहीं है। तो वैसे वो मोटिवेशन नहीं गुब्बारा ही होता है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए आपको फुलाता है, फिर आप अपनी जो वास्तविक स्थिति है वहाँ आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, उस हवा से मैंने भी एडमिशन ले लिया और 1 साल तक कोचिंग करी। उसके बाद चीज़ों से धीरे धीरे रूबरू होने का मौका मिला और पता लगा कि हाँ चीज़ें किस तरीके से काम करती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, चीज़ें क्या है, ठीक है। तो जब मुझे अटेम्प्ट देना था एक्चुअली 2017 में और साथ चल रहा था 2015, तो अभी काफ़ी टाइम था उस गैप में। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, कोचिंग भी हो गई थी और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हाँ एग्जाम देने की कंडीशन में चलो एग्जाम पेपर लाओ और मैं क्लियर करके सारा ये रैंक निकाल लेता हूँ, ऐसी स्थिति थी नहीं। तो फिर 1-2 दोस्त से
उनसे जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद निष्कर्ष निकला कि चलो अभी गैप है तो उस गैप में मक्का मदीना की यात्रा कर आए। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए माना जाता है कि राजेंद्र नगर और मुगली नगर दिल्ली की जो है मक्का और मदीना है, तो हज की यात्रा करनी जरूरी होती है जीवन में एक बार, उसके बिना आईएएस की तैयारी पूरी नहीं होती ऐसा माना जाता है। तो मेरे एक फ्रेंड थे हरिहर राजपुरोहित जो कि 2016 बैच के आरएएस हैं, तो हम दोनों चले गए उधर दिल्ली, दृष्टि में एडमिशन लिया और दृष्टि की कोचिंग मैंने अच्छे से की थी। उस दौरान मैंने जो पढ़ाई की थी वो मुझे आज तक याद है कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करी थी, वो बेस मुझे आज तक काम आता है। उसके बाद मैंने गंभीरतापूर्वक तैयारी की नहीं थी, चाहे एग्जाम नजदीक हो या दूर हो। तो उसमें से तैयारी करने के बाद आरएएस 2016 का नोटिफिकेशन आया था। आईएएस 2000 मेरी एज सितंबर में, आपने जैसे बर्थ डेट पे ध्यान दिया हुआ, मेरी बर्थ डेट है 14 सितंबर 95, तो यूपीएससी में एज मानते 1 अगस्त को 21 होनी चाहिए, तो मेरी जस्ट 1 महीने बाद में है, तो मुझे 1 साल का और वेट करना पड़ गया इस चक्कर में, जबकि आरएएस में मांगते जनवरी में। तो आरएएस का नोटिफिकेशन आया था, उसमें जनवरी में डेट मांग रहे थे, तो उसके लिए मैं एलिजिबल था। पापा ने फोर्स किया कि चलो आईएएस वाईएस बन गए, कुछ नहीं तो बन जाओगे देख लेंगे, तो आरएएस का फॉर्म डाल दो, थोड़ा हैसियत में रहो। तो मैं फॉर्म डालने का इच्छुक नहीं था, इसलिए नहीं कि मैं आरएएस को कम समझता था, इसलिए कि मुझे राजस्थान में 33 जिले हैं और जो अरावली पर्वतमाला उसके अलावा कुछ पता नहीं था, कुछ भी राजस्थान हिस्ट्री में महाराणा कुंभा प्रताप ये कुछ नहीं पता था। और ना ही ये आरपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो अकाउंट ऑडिट सोशियोलॉजी छोटे मोटे सब्जेक्ट थे, वो जो सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इनसे बचने के लिए मैंने कहा था फॉर्म नहीं डालूंगा मैं। और सबसे बड़ा फोबिया मैथ्स, आरएएस के सेकंड पेपर में मैथ्स मौजूद थी। मैंने कहा था मैथ्स से तो भागने के लिए यहाँ आया था यूपीएससी में, और फिर से आरपीएससी में मैथ्स तो सामने करने की स्थिति में था नहीं, तो मैंने मना किया फॉर्म डालने को। लेकिन ठीक है, उन्होंने जब फॉर्म डलवाया जैसे तैसे, और मैंने अभी तैयारी की नहीं थी, 4-5 दिन राजस्थान पढ़ा, और 4-5 दिन में राजस्थान ऐसे ही पढ़ा जाता है वैसे आपको पता ही है। तो जैसे तैसे प्रीलिम्स का पेपर दिया, तो आरपीएससी कभी टाइम पे रिजल्ट नहीं देती, लेकिन 16 में 10 दिन के बाद ही रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ नहीं था, जो ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर थी उस चक्कर में हुआ नहीं था, जो मैं जनरल की कट ऑफ से तो ऊपर था लेकिन ओबीसी की कट ऑफ से नीचे था। तो एक पल के लिए लगा कि हाँ अच्छा हुआ, ठीक है, आरपीएससी पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैथ्स का पेपर देना नहीं पड़ेगा, मेंस में होता है मैथ्स का पेपर। तो ठीक है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लगे फिर से कि जून में अगले साल पीटी देना है, उसको बनाया नहीं। तो यहाँ अमीरी गरीबी तो कोई उसका सेंस नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स बिजनेस फील्ड से, तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ है कि अगर आप खराब पृष्ठभूमि में पैदा होते हैं, खराब एनवायरमेंट में पलते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मरते भी उसी कंडीशन में तो फिर दिक्कत है, ये आपकी असफलता का दर्शाता है। तो अपने को किसी से कम नहीं समझना है और सपने देखने से कभी नहीं डरना है, क्योंकि आप एक आम आदमी का जीवन मेरे हिसाब से आपकी हाँ पैदा हुए और बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए और एक औसत जीवन जी के मर गए, तो ये गलत है मेरे हिसाब से, ये एक अभिशाप है। आप जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको खुद को 60-70 की साल की उम्र में एक गर्व हो कि हाँ हमने जीवन में कुछ अलग किया है, कुछ तो बाकी लोगों से हटके किया है। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला काम जरूर करें जीवन में। जरूरी नहीं है आप कोई एग्जाम क्लियर करें या फिर कोई बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करें, किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ अलग जरूर करें। तो जैसे गालिब का नाम सुना होगा आपने, मिर्जा गालिब शायर है, उनका एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश बेदम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। कि मतलब दिमाग में उड़ते उड़ते कई ख्याल आते हैं कि, और एक एक ख्याल ऐसा होता है कि उनके जान देने का मन करता है, उनके लिए जीवन कुर्बान कर देते हैं। जैसे एग्जाम क्लियर करने का मन में आ गया या फिर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने का मन में आ गया। तो लोग कितने महत्वाकांक्षी होते हैं कि उनको एक जीवन में 6-7 जीवन जीने होते हैं, हर काम करना होता है, हर काम में अप टू द मार्क्स अचीवमेंट पाना होता है। तो आप बिल्कुल सपने देखने से डरें ना, आपको जो पाना है सब कुछ आपके हाथ में है। एक कहावत है, मैन कैन डू व्हाट मैन हैज डन, जो इंसान ने किया है वो इंसान कर सकता है। तो आपने को खुद से कंपेयर करके किसी को इंफीरियर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जो बैठे हैं उन्होंने किया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने सपने देखने से कभी वो डरे नहीं। तो सोचें, बड़ा सोचें और उसके लिए कुछ काम करें। और दूसरी सलाह मेरी ये है कि मेहनत करने से कभी घबराएं नहीं, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर बांटने वाला होता है, वो सुबह 3 बजे उठता है, 3 बजे उठने के लिए आप में से किसी को बोलते हैं कि आपको मौत आएगी कि सारा किसी ने
खोपड़ी पे मार दिया हो ऐसा लगता है। जबकि वो हर रोजाना 3 बजे उठता है, फिर वो नहाता है, उसके बाद अखबार कलेक्ट करता है, फिर हर घर में जाके अखबार डालता है। तो वो एक सिर्फ आजीविका कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। और आप चाहते हैं कि आपके अंडर में एक उपखंड हो पूरा या एक जिला हो और आपको ये बैठे बैठे मिल जाए, तो चीजें ऐसे नहीं होती। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मेहनत करने की प्रवृत्ति मेरी भी नहीं है, लेकिन मन मार के करो, करना तो है ही, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए मेहनत करने से कभी घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप सोचें कि हमारे मन में जेन्युइनली नहीं आता है पढ़ने का तो हम कैसे पढ़ें, तो हमारी मोटिवेशन होना चाहिए। नहीं, चीजें अगर आप सीधे सीधे कर पा रहे हैं तो सीधे सीधे करें, वरना आपको मन मार के करनी पड़ रही है तो मन मार के करें, लेकिन आपको करना तो है। फिर आप चीजों से बचें, आपके पास ये स्कोप ही नहीं बचता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इनके जो सपने हैं, इनका जो लक्ष्य है उसको जरूर पूरा करना है और इनकी जो क्षमताएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करो। आपके पास सुनहरा मौका मिला है आपको कि आपको इतना अच्छा गाइडेंस मिला है, तो आप उसको भरपूर यूटिलाइज करें। और फिलहाल कोई मुद्दा याद नहीं आ रहा है, बाकी आपके जो इंटरेक्शन होगा उसमें अगर कोई टॉपिक कवर होता होगा मैं कर लूंगा। तो एक एक करके आपने अपने डाउट्स पूछे हैं या फिर जितना फर्जी से फर्जी सवाल हो सकता है उतना पूछें। आपके मन में जो भी डाउट्स है ना वो पूछें। ऐसा ना सोचें कि पास वाला क्या सोचेगा, पीछे जो टीचर्स बैठे वो क्या सोचेंगे या मैं क्या सोचूंगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाला है वो 2 मिनट के लिए मूर्ख कहलाएगा, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछेगा ना वो जीवन भर के लिए मूर्ख कहलाएगा, क्योंकि उसके मन में वो शंका मौजूद रहेगी जीवन भर। तो अच्छे से पूछें, आपके मन में जो सवाल आता है वो पूछें। जी बिल्कुल। सर आपको क्यों लगा कि मुझे आईएएस बनना है? एक जैसा कि मैंने पहले इंटरेक्शन के दौरान बताया है कि मुझे चीजों में को परफेक्टली करने की आदत है कि जो करना है अच्छे से करना है। तो मैंने पूछा था एक सीनियर से कि आर्ट्स फील्ड में सबसे बेहतर क्या किया जा सकता है, कि सबसे बेस्ट कि हाँ ये कर लिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, वो करना है। तो उन्होंने बताया कि आईएएस बन जाओ। तो मुझे लगा चलो यार आईएएस ये बड़ी चिड़िया है तो इसी को पकड़ेंगे, आईएएस बनेंगे। तो इसीलिए दिमाग में आया कि जो करना है अच्छे से करना है, वरना अपने हाथ डालना नहीं। तो इसीलिए वहीं से आईएएस का मोटिवेशन है कि सबसे बेहतरीन जो किया जा सकता है कला विषय में वो आईएएस है और वही करना है अपने को। वो मैंने पिताजी को खूब कहा था कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए, मैं साइंस में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस आपको पता होगा कि काफी मैच करता है, अवकलन समाकलन जैसी चीजें हैं वो कॉमन है और जिनको मैं आज तक समझ नहीं पाया। तो मैं बायो लेता तो फिर मैथ्स और केमिस्ट्री तो वहीं बसती है, जिनसे मैं फेस कर भी नहीं सकता। तो इसलिए मुझे साइंस छोड़ दी थी कुल मिला के। और मैथ्स का जो डेरिवेशन चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें मैं सोच नहीं पाता। अब दिमाग में जैसे आप बैठी खड़े हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने कहा कि दिमाग में 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसी होती है, जिसमें एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, एक तार्किक इंटेलिजेंसी, एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, ये अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है। तो मुझे लगता है कि मुझमें जो मैथ्स और कैलकुलेशन वाली इंटेलिजेंसी है ना वो थोड़ी वीक है, उस वजह से मैं मैथ्स से बचता हूँ और मैं चाह के भी वो कर नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं पता, मुझे आज भी परसेंटेज निकालने में दिक्कत होती है। 100 का भाग देना कि गुणा करना मुझे नहीं पता लगता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है सही में। तो उसके बाद मैं अगर मैथ्स छोड़ के बायो में आता तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो फेस करनी पड़ती, तो इसलिए मैं आर्ट्स में जाना चाहता था। और कोई सवाल? सॉरी, आईएएस बनने के लिए सर कोचिंग करनी पड़ती है ऐसा आप क्या करते सर? मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके कि मतलब ऐसे मतलब इंटरव्यू में सवाल ओके मार्क जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका सवाल मूलतः कोचिंग की भूमिका को लेकर कि कोचिंग करना कंपलसरी है क्या या फिर खुद के दम पे भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल कोचिंग का कोई रोल नहीं है ऐसा कि कोचिंग के बिना आप नहीं कर सकते। कोचिंग के साथ में जो कोचिंग करी है उन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया है, और जिन्होंने कोचिंग का मुंह तक नहीं देखा, दिल्ली गए भी नहीं, मुरीदनगर में पैर भी नहीं रखा, उन्होंने भी कोचिंग जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। तो बिल्कुल भी कोई कंपलसरी नहीं है। और हाँ, एक कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है। ये जो एग्जाम है उसमें कोई भी रूल काम नहीं करता, एक ही रूल है कि कोई रूल काम नहीं करता। जैसे माना जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जैसे यूपीएससी के बारे में आपने सुना होगा एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑनलाइन जो सोर्सेज है वेबसाइट्स वो फॉलो करनी है, या बेसिक बुक्स लक्ष्मीकांत विपिन चंद्रा जैसे पढ़नी है। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, सारे रूल्स तोड़े। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे कहा जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, मैं बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और बिना ऐसे प्रैक्टिस के एग्जाम हॉल में बैठा था। पहला आंसर और पहला ऐसे एग्जाम हॉल में लिखा था। तो
कोई रूल काम नहीं करता है। आप अपनी तैयारी को जिस हिसाब से रोक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर नियम तोड़ा जा सकता है, हर नियम। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से सूटेबल जो रूल्स है उनको फॉलो करें। बस ये है कि एग्जाम को पैटर्न को समझें और अपनी रिक्वायरमेंट को उस लेवल तक ले जाएं कि आप एग्जाम क्लियर कर सकें। तो कोचिंग मेरे हिसाब से हिंदी माध्यम की कोचिंग है वो एग्जाम के पास ले जाने की बजाय आपको दूर ले जाती है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा को बेचने में जब आदमी आ जाता है तो शिक्षा का स्तर गिरने लगता है, ये सीधी सी बात है। तो वो उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक खींचना होता है चीजों को। तो जैसे मेरी कोचिंग है दृष्टि, वो 18 महीने तक जीएस का जो कोर्स चल रहा है उनका, तो मेरे हिसाब से वो नॉन रिक्वायर्ड है। 18 महीने तक जीएस कौन पढ़ता है, जबकि इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है वो 9 महीने 7-8 महीने में वो निपटा देती है। तो वो ज्यादा फेवरेबल है मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम की कोचिंग के बजाय इंग्लिश मीडियम की जो कोचिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग जरूरी है या फिर कोई भी टीचर का मतलब स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के टीचर है उनसे गाइडेंस लेना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज करें। और आपको आपके बारे में कोचिंग के बारे में डाउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके पास में कोचिंग मौजूद है। गुजरात नाम का एक संस्थान है वो आपको इतने अच्छे से गाइड कर रहा है और आपको हर जो सुविधा है जो वार्ड में प्रोवाइड की जा सकती है वो करवाई जा रही है। मैं दृष्टि में भी नहीं गया हूँ, मैं भी स्प्रिंग बोर्ड में नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने। तो आपके सामने मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी दी है आपको, या नहीं कर रही है, आपके पास कोचिंग मौजूद है और आपको इस बारे में इंफीरियर फील करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैंने कोचिंग की है या नहीं की है, डजंट मैटर। आपकी तैयारी का लेवल वो होना चाहिए जहां यूपीएससी मांगती है, बस दैट्स ऑल, वही रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल। सर आपने जब आरएस क्लियर किया था तो आपने बोला था कि मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए। जी आपने देखा मेरा का आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल मैं आरएस के बारे में जो निर्णय किया करा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने अच्छा सवाल किया कि जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो बताएं कि आपने कुछ सब्जेक्ट छोड़े उसके बावजूद आपने क्लियर कर लिया, इसका मतलब आपकी कुछ स्ट्रेंथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही होगी, तभी तो आप उस लेवल को इक्विवेलेंट कर पाए। तो बिल्कुल मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बचते हैं वो सब्जेक्ट मेरे इतने शानदार थे कि उसमें मैं सोच भी नहीं सकता मैं क्वेश्चन गलत कर लूँ। उसके बारे में मुझे क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी तो भी मेरी भाषा में पकड़ इतनी अच्छी है कि मैं उन चीजों को घुमा के उतना अच्छे से लिख दूंगा कि परीक्षक समझ लेगा कि आज को बहुत कुछ पता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अपनी भाषा भी पकड़ बहुत जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं, उनपे अपनी इतनी अच्छी पकड़ रखें कि आप अपने थॉट्स को एग्जैक्ट उसी वे में एक्सप्रेस कर पाए जिसमें आप करना चाहते हैं। मैं अगर मेंस कोई भी एग्जाम होता है सब्जेक्टिव रिटन, उसको क्लियर करने की एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानता हूं तो वो है भाषा। आपके पास अपनी भाषा पे पकड़ इतनी अच्छी है कि आप चीजों को उसी एग्जैक्ट वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आपको कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते होंगे ना, उस आंसर को आप इतने अच्छे से लिख पाएंगे जो जानने वाला नहीं लिख पा रहा है। तो अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ बनाए रखें। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, नई शब्दावली जो आपको मिलती है न्यूज़पेपर में उसको एक आपको लगता है वो यूजफुल होगी तो उसको एक अपना रजिस्टर बनाएं, उसमें लिखते रहें और उसको अपनी बोलचाल की भाषा में, जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरी भाषा में तत्सम इंग्लिश शब्द ज्यादा है, आपको लगा होगा कि थोड़ा बाबा जी प्रवचन टाइप लग रहा है, सामान्य नहीं बोलता है। तो वो उसी वजह से है कि मेरी भाषा पे मैं पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ और मेरी भाषा थोड़ी तत्सम रहे, स्टैंडर्ड रहे, प्रमाणित रहे, तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। शब्दावली मेरी व्यापक रहे थोड़ी। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें, बोलते टाइम, लिखते टाइम नए डाइवर्सिफाइड शब्द यूज करें। और भाषा के अलावा कोई एक और सवाल था आपका या भाषा से रिलेटेड था? अच्छा हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा इनका सवाल है कि शुरू में लगता है कि ये किताबों का पहाड़ है, ये कैसे कर पाएंगे, अभी इतना भी नहीं हो पा रहा है, उतना कैसे करेंगे, लंबा सोचने लग जाते हैं और याद होगा नहीं होगा, एक डर रहता है मन में, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये स्वाभाविक है, डर रहता है। जैसे रात को जैसे गाड़ी चलती है तो उसकी हेडलाइट्स कितनी दूर जाती है, 200 मीटर तक, 300 मीटर तक, उतना ही सड़क साफ होती है, आगे अंधेरा होता है अपने सामने, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है उसकी हेडलाइट्स भी आगे बढ़ती है और 200-300 किलोमीटर जितना भी सफर होता है। तो आप आत्मविश्वास के साथ पहली सीढ़ी चढ़ें, आपको पूरी यात्रा को एक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी और हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आज इतना नहीं कर पाए, कल उतना नहीं कर पाएंगे, या इतना सारा पड़ा है, इतना बाकी है, इतना ही हो पाया है।
ज़्यादा ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें, जितना होता है आपसे उतना करें। और जहाँ तक याद रखने की बात है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का माइंड इतना शार्प होता है कि वो एक बार पढ़ने से याद होता है, एक बार पढ़ने से भी याद हो जाता है, उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन किसी का माइंड उतना शार्प नहीं होता तो उसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है चीज़ों को, तो वो गॉड गिफ्टेड होता है चीज़ें, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप वो है कि कैरोली टक्कास की तरफ जो आपको नहीं दिया है चीज़ें ना, वो आप लड़ झगड़ के हासिल करें कि नहीं मुझे वहां तक जाना है, मुझे अगर गॉड गिफ्टेड चीजें नहीं मिली तो मुझे अपनी मेहनत से वो अचीव करना है। तो आप एक बार पढ़ने से याद होता तो ठीक, वरना 3 बार पढ़ने से याद होता तो वो करें, 6 बार पढ़ने से याद होता तो वो करें, और 9 बार पढ़ने से याद होता तो वो करें। आपको उस लेवल तक आना ही आना है, इसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जितनी बार रिवाइज करने से याद होगा उतनी बार रिवाइज करें। एक टेक्निक है I111 करके कि एक इमीडिएट कोई भी चीज पढ़ी उसको इमीडिएटली रिवाइज कर लें, और उसकी 1 दिन बाद उसको रिवाइज करें, उसकी 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करें, और उसकी 1 महीने बाद उसको रिवाइज करें। ये एक टेक्निक है, मैं उसको प्रामाणिक नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खुद फॉलो नहीं करी कभी, तो इसको अपना के देखें, आपकी टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे चीजों में तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में खुद को इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है कि उसे उतना जल्दी याद हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। आपको जितना याद हो रहा है, आप वो तो क्षमताएं आपकी अपने पास रहेंगी, तो आप खुद को उस स्तर तक ले जाएंगे, बाकी बातों से कंप्लीट कर सकेंगे। जी 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 बिल्कुल। एमसीक्यूज के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है कि एमसीक्यूज जहाँ नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं उनमें 33% माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग की। आप एक सवाल गलत कर 3 सवाल गलत करते हैं तो आपके एक सही सवाल के नंबर कट जाते हैं। तो जहाँ तक 33% माइनस मार्किंग है उसमें आपको सीधी प्रायिकता फॉलो करनी है कि आपने 4 तुक्के लगाए, एक सही होगा 3 गलत होंगे। बुरे से बुरी कंडीशन में 4 के 4 कट जाएंगे, आपके ढक्कन गया तो कुछ नहीं ना, 4 तुक्के लगाए थे, 0 पे 0 खत्म हो गए, ठीक है। अगर आपकी किस्मत सही रही तो हो सकता है उनमें से एक और तुक्का सही हो जाए, तो वो आपको फायदा ही मिलेगा। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, एक ही सलाह है, जितने क्वेश्चन अधिकतम आप हल कर सकते हैं ना उतने हल करें। और एलिमिनेशन मेथड नाम से एलिमिनेशन माना जाता है एमसीक्यू हल करने के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक के बारे में आप श्योर हैं कि ये तो उत्तर नहीं है, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है आप 2 के बारे में श्योर हो कि ये 2 तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई है। जहां भी आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना 4 में से एक को भी, तो उस क्वेश्चन को आपको हल करना ही करना है, क्योंकि उसमें आपने प्रायिकता गलत होने की प्रायिकता कम कर दी है, एक ऑप्शन हटा के, अब 3 ही ऑप्शन बचे ना आपके पास। तो अटेम्प्ट एज मच एज क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने करो। मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स में जहां 30 से 35 सवाल सही मुझे पता था एग्जैक्टली, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 के 100। उसमें एक भी ऐसा नहीं था कि मैंने हवा में तुक्का मारा, ठीक है, इसमें एक आध ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा था, किसी में 2 को एलिमिनेट कर पा रहा था, किसी में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक भी एलिमिनेट कर पा रहा था, सीधा गैस लगाया। उसमें से कभी भी घाटा नहीं होता है आपको, जितने अधिकतम क्वेश्चन हल कर सकते हैं ना उतने हल करें। और उसके अलावा इस एमसीक्यूज को हल करने के जो तरीके हैं उनमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप जितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो ना उतने करो। और उस टेस्ट पेपर में आपके जितने आपने गैस लगाए हैं या देशी भाषा में तो जितने तुक्के लगाए ना आपने, वो गलत क्या होंगे उस पर आप एनालाइज जरूर करें कि आपका गैस गलत क्या हो गया, आपने किस दिशा में सोचा, इस वजह से आपका गैस गलत हुआ। तो उस पर आप ध्यान दें कि आप अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जितने टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतनी आपके माइनस मार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और उसके अलावा तो कोई विशेष फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि टेस्ट पेपर सॉल्व करो, अधिकतम एलिमिनेशन मेथड अपनाओ और जितने अधिकतम क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने हल करने का प्रयास करें एग्जाम में, बस। और कोई डाउट? सर आप टाइम बेटा सभी पढ़ते थे या कभी भी पढ़ते थे? थोड़ा जोर से बोलें सर। टाइम का क्या करते थे? टाइम लगातार पढ़ते थे या कभी कभी? ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड रूल है, जैसा मैंने कहा कि मैंने सारे रूल्स तोड़े हैं, तो इस बारे में स्टैंडर्ड रूल ये है कि आदमी को नियमितता जरूर रखनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में कहा जाता है जिससे लिंक टूटने के बाद गाड़ी पटरी पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये लिंक तोड़े ना आप, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन नियमित तौर पर पढ़ें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, पढ़ाई से एक जुड़ाव बना रहेगा। तो आपकी जितनी एबिलिटीज है कि आप दिन में अलग अलग एबिलिटीज होती है, कोई आदमी दिन में 10 घंटे तक बैठ लेता है, कोई आदमी 4 घंटे तक जाता है, तो आपका जो पीक आवर्स हैं
उनमें आप जितना आपकी क्षमता है उसके हिसाब से निर्धारित कर लें, उतना पढ़ पाते हैं तो बेहतर, वरना 1 घंटा आधा घंटा जितना हो सकता है आप दिन में नियमित तौर पे जरूर पढ़ें। और बाकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, दिन में जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं एग्जाम के दिनों में 7-8 घंटे तक बैठ सकता हूँ और बिना एग्जाम का प्रेशर हुए बिना तो मैं हो सकता है 10-15 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, मस्ती हो रही है सिर्फ। तो ऐसा मेरा भी दिनचर्या ऐसी रहती है कि दिन भर नींद हमारी कुछ नहीं किया, यहाँ एग्जाम नहीं है, अभी तक ग्रोथ नहीं है, तो ठीक है बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे में